आज की एक्स्ट्रा क्लास बीते 6 महीने में भारतीय राजनीति में जो बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है उसके बारे में। भाई 6 महीने पहले राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम तूफानी मोड में था कि मोदी तो खत्म हो गए, कंधे झुक गए, अब सरकार आज गिरेगी कि कल गिर जाएगी, रोज दावे हो रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 6 महीने में ऐसा घुमाकर हेलीकॉप्टर शॉट मारा कि इंडी गठबंधन का हर नैरेटिव बाउंड्री के बाहर जाकर गिरा है। और इसलिए आज समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे 6 महीने में नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र वाला खेला किया। ब्रांड मोदी 6 महीने में डबल पावरफुल कैसे हो गया और क्यों ऐसी हालत बन गई है कि राहुल गांधी को उनका ही इंडी गठबंधन सटाने को तैयार नहीं है। बॉस, दिल्ली में आपने नरेंद्र को फिर से बिठा दिया। हम महाराष्ट्र में देवेंद्र को भी उसी ताकत से दोबारा बिठाए। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपर हिट रहा है, सुपर हिट। 6 महीने यानी करीब करीब 180 दिन और देश के भीतर विपक्ष की राजनीति 360 डिग्री घूमकर वहीं अटक गई जहां से वो चली थी। यानी 9 दिन चले 2.5 कोस। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए की सरकार बनी। मोदी के गवर्नेंस ब्रांड पर मुहर लगी। तो क्या 24 में 74 पैतरे करके बने इंडी गठबंधन की बची खुची साख भी चली गई? तो देश की राजनीति का रंग यही है। ये 2 तस्वीरें गठबंधन का कर्मयोग। एक तरफ महाराष्ट्र में मोदी की मौजूदगी में महायुति का महाशपथ ग्रहण, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की पार्टियों के अपने अलग अलग राग और खींचतान। नहीं, वो हम लोग को जानकारी नहीं थी, हमें नहीं बताया गया था ना। ये सच है, संसद में उनका कुछ और प्राथमिकता थी कांग्रेस की। लगातार समाजवादी लोग अकेले संबल के मुद्दे पर लड़ रहे थे। अभी सब बिखर जाएंगे, देखिएगा ना, बारी बारी सबको भाजपा में आना है। तो क्या बिखर जाना ही इंडी गठबंधन की नियति बन जाएगा और एक के बाद दूसरी विजय बन जाएगी मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए की स्थिर पहचान? मुंबई के आजाद मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर महायुति की शक्ति दिखी। तो सामने खड़ा था महायुति को महाशक्ति देने वाला अथाह जनसमूह, जिसने मोदी के संकल्प और महायुति के सेवा प्रण को विजय परिणाम में बदल दिया। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरों के बीच सवाल यही था कि जिस बीजेपी और महायुति को लोकसभा चुनावों में बुरी पराजय मिली थी, क्या उस महायुति को बम्पर सीटें देकर महाराष्ट्र की जनता ने इंडी गठबंधन को झूठ बोलने की सजा दी थी? महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस शपथ ले रहे थे तो वहां मंच पर नरेंद्र मोदी का दमकता चेहरा देखकर सबको एक बार के लिए तो 4 जून को नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था वो याद आ गया। बॉस, कैसे उस दिन नरेंद्र मोदी के चेहरे के भाव देखकर लग रहा था कि उनको नतीजों ने अंदर तक छलनी कर दिया हो, जैसे कि इतना काम किया फिर भी 240 कैसे आया। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा,
उन्होंने ईवीएम पे दोष नहीं गढ़ा, उन्होंने सर झुकाया, स्वीकार किया नतीजे को और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। क्योंकि मोदी चीज ही अलग है, वो कमबैक में नहीं बल्कि तूफानी कमबैक में विश्वास रखते हैं। और आप देखिए कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक में तूफानी जीत ही तो मिली है उनको। जो लोग मोदी को खत्म बता रहे थे वो आज कहां हैं? भाई चुनाव के नतीजों के बाद से उद्धव ठाकरे दिखे हैं क्या आपको? राहुल गांधी की गठबंधन में कैसी हालत है वो सबको दिख रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार न तो अपनी पार्टी बचा सके, न सिंबल, न ही अपनी साख। लेकिन ऐसे हुआ क्यों और कैसे हुआ, आगे देखिए सब क्लियर हो जाएगा। मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की महायुति यानी एनडीए का करीब करीब पूरा कुनबा ही दिखा। मंच पर एनडीए के साथियों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू थे, तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री। एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि मोदी का तूफानी कमबैक हो चुका है। सिर्फ बीजेपी ही मजबूत नहीं हुई है, बल्कि मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि जो भी उसके साथ गठबंधन में है, सियासी तौर पर फायदा उसका भी होना तय है। तो क्या चुनाव दर चुनाव मोदी सूत्र एनडीए के पक्ष में और मजबूत हुआ है? लेकिन वो सूत्र है क्या? लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। बीते 10 वर्षों में मोदी एनडीए के वो ऊर्जा स्रोत बन चुके हैं जिनसे जुड़कर सफलता की गारंटी तय हो जाती है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसके नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर अब गठबंधन के भीतर ही प्रश्न उठने शुरू हो चुके हैं। खासकर हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हारने के बाद राहुल के नेतृत्व पर गहरे सवाल हैं। सबकी अपनी ढपली अपने राग हैं। संसद में इंडी गठबंधन के भीतर ही सपा कांग्रेस के भीतर मुद्दों की तकरार है। कांग्रेस मुद्दों की मृग मरीचिका में उलझी है। सबसे दिक्कत की बात उसके लिए यह है कि इंडी गठबंधन के भीतर ही अलग अलग पार्टियों के मुद्दे ही आपस में टकरा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस की कंफ्यूजन, इल्यूजन और फॉल्स इलस्ट्रेशन ही लोगों से उसकी दूरी को बढ़ा रहा है? क्योंकि इंडी गठबंधन के दलों को चुनाव दर चुनाव ये बात समझ आ चुकी है कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की जरूरत है, उन्हें नहीं। राहुल गांधी वोटर्स में लहर पैदा करने में नाकाम रहे हैं। हाल के वर्षों में तेलंगाना और कर्नाटक चुनावों को छोड़ दें तो कई राज्यों में कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी ही बनी है। जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। हर चुनावों के बाद एक बात इन दो चेहरों को लेकर बिल्कुल साफ होती गई है और यही बात इन दोनों चेहरों के सियासी कद और इसके असर की सबसे बड़ी वजह है। और ये बात है इन दोनों चेहरों की क्रेडिबिलिटी यानी भरोसे की। ये
हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। संविधान ने मुझे जो काम दिया है, मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है। मैंने कोई एंक्रोचमेंट की कोशिश नहीं की है। अपने ही विरोधाभासों से घिरी कांग्रेस न तो जनता का भरोसा जीत पा रही है और न ही गठबंधन में अपने सहयोगियों की। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस राहुल गांधी की लकीर पर अडानी मामले को उठाए हुए है। मामला खूब चल रहा है, लेकिन इसी मुद्दे पर दो अहम पार्टियां ममता बनर्जी की टीएमसी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं दिखती। अब तो ममता बनर्जी ने खुलेआम कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन की कमान संभालने को तैयार है। ममता ने कहा, यदि अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी। जाहिर है सीधा संदेश कांग्रेस के लिए है, वो ये कि राहुल गांधी और कांग्रेस से इंडिया गठबंधन संभाले नहीं संभल रहा। लेकिन लगता है कि ममता के इस ऑफर से कांग्रेस चिढ़ गई है। जब टीएमसी की जीत हुई तो टीएमसी ने पूरे देश में अपना नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल और वहाँ गोवा में भी हर जगह हाथ पांव मारा। टीएमसी कहाँ तक सफल हुई इसी से समझ सकते हैं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश तक स्तर पर क्या लड़ेंगे, क्या नेतृत्व करेंगे। पहले एक और राज्य में जाकर के विस्तार तो कर सके। वैसे जिस कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व के मुकाबले ममता की राजनीतिक हैसियत का ग्राफ कांग्रेस नेता उदित राज खींच रहे हैं, उस कांग्रेस की स्थिति लोकसभा चुनाव में बंगाल में क्या रही थी उसे देखना जरूरी है। राहुल गांधी की कांग्रेस को बंगाल में 5% वोट भी नहीं मिले, जबकि कांग्रेस के मुकाबले टीएमसी को 45% से ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव में मिले। कांग्रेस की सीट भी एक ही बची, जबकि ममता की पार्टी ने 21 सीटें जीती। खास बात यह है कि चाहे ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, दोनों के खास वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर टिकी हुई है। दोनों ही नेता बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस के मजबूत होने का मतलब है अपनी जमीन खोदना।